हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि है 12 जनवरी 2022 का। इसका कंटेंट वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज पैडागोजी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। यानी कि गोल क्या होते हैं सोशल साइंस स्टडी के, इस मकसद से सोशल साइंस पढ़ी जाती है। सही ऑप्शन की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A, C एंड D। राय यानी कि ओपिनियन जो है, जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों का सम्मान करना हम सीखते हैं सोशल साइंस के थ्रू। तो इसके लिए सोशल साइंस पढ़ाई जाती है। दूसरा है इसमें कि समाज के सक्रिय, जिम्मेदार और चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होना। तो ये भी एक मकसद होता है सोशल साइंस का, एक तरह से गोल कह सकते हैं हम। ये गोल होता है सोशल साइंस का कि जो समाज है उसको हम जो नागरिक हैं कुछ सक्रिय हों, जिम्मेदार हों, चिंतनशील हों, ऐसे नागरिक प्रोवाइड कर सकें। और हम जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए और यह कैसे संरचित, प्रबंधित और शासित है, इस चीज़ के लिए भी हम सोशल साइंस जो है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर A, C और D सही ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया है। सही ऑप्शन अगर हम चुने तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो सही दी गई है ए की। तो स्टेटमेंट है कि सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समतावाद के लोकाचार में स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता है। यानी जो उसकी उपयोगिता है, यूटिलाइजेशन जो है उसका, एक तरह से उसको समतावाद में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और कारण इसका दिया है कि सामाजिक विज्ञान ने परंपरागत रूप से विकासात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन समानता, न्याय और गरिमा के मुद्दों को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए जो उपयोगितावाद है उससे उसे समतावाद में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। विकासात्मक मुद्दों पर तो उसने ध्यान दिया है, डेवलपमेंटल जो इश्यूज हैं उस पर तो ध्यान दिया है, लेकिन समानता, न्याय और गरिमा के मुद्दों को समझने की भी ज़रूरत है जो कि वो पहले पर्याप्त नहीं था। तो इसीलिए उसको समतावाद में स्थानांतरित करने की ज़रूरत है, शिफ्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक बाजार विषय पर एक पाठ योजना तैयार करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी उप अवधारणा उसकी योजना का हिस्सा होने की सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3 ओनली A, B, C एंड E। तो यहाँ पर D नहीं होगा। बाकी सभी जो हैं इन स्टेप्स के थ्रू जो है बाजार की जो प्रक्रिया है वो समझी जा सकती है। जैसे कि टाइप्स ऑफ मार्केट्स के द्वारा बाजारों के प्रकार जानने को मिलेंगे, कितने प्रकार के बाजार होते हैं, बाजारों की श्रृंखला कैसे काम करती है, चेन ऑफ मार्केट्स जो कि हमने पॉलिटी में पढ़ा था, और असमान अवसर किस तरह से जो बुनकर होते हैं या फिर अन्य जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कम मिलते हैं, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। तो इसमें क्या हो गया, असमान अवसर हो गया, और कुछ लोगों को उतने अवसर नहीं मिल पाते जितने बाकी लोगों को मिल पाते हैं। और बाजार में सौदा यानी कि बार्गेनिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, जो मोल भाव होता है मार्केट में। तो इन सब के द्वारा जो है बाजार विषय को समझने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हम D को हटा करके बाकी सभी को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कृषि उत्पादन प्रक्रिया है ये समझी जा सकती है फील्ड में जाने से, तो इसीलिए हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, सही आपको चुनना है इसमें। सही ऑप्शन हो जाएगा 3 ओनली A एंड C आर ट्रू। बच्चे बाहरी दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें बहुत कुछ लाते हैं। तो मतलब कि जैसे बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया से मतलब काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके जो कि उसमें लेकर के आते हैं वो कक्षा में, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं। और यहाँ पर
तीसरा जो दिया है वो है वास्तविकता को इस विश्लेषण के साथ चित्रित किया गया है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। एक तरह से रियलिटी जो है वो दिखाई जाती है इसमें, सोशल साइंस की क्लास में एक तरह से हम इसको रियलिटीज़ को इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया है वो है कि हमें बच्चों के अनुभव को उसी तरह लेना चाहिए जैसे वह सामाजिक विज्ञान की कक्षा में होता है। मतलब कि जैसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो चीज़ें होती हैं उसको हम वैसे ही लें। मतलब कि जो एक्सपीरियंसेस है ना बच्चों के, उसको एक तरह से नेग्लेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि हम नहीं कर सकते। तो बच्चे क्योंकि बाहर की दुनिया से भी काफ़ी कुछ सीख करके आते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस को भी उसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए, ना कि एज इट इज़ जैसी क्लास चल रही है वैसी चलने देनी चाहिए। तो ए और सी यहाँ पर इससे रिलेटेड ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए क्या प्रयास करेंगे? जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि लड़कियां तो सिर्फ ये काम करेंगी और लड़के जो है ये काम करेंगे, इस तरह की जो रूढ़िवादी जो सोच है या फिर रूढ़िवादी धारणा है उसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और डी, ये 3 चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पर लड़कियों और लड़कों को एक ही बेंच पर बिठाएंगे और इस व्यवस्था को नियमित रूप से घुमाना ताकि छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने का अवसर मिल सके। इनका कहने का मतलब है कि जो सीटें हैं ना वो बदलते रहो, ऐसा ना होगी वही जो लोग साथ में बैठे हैं बस वही बैठे रहें। तो लड़के लड़कियों को भी साथ में बिठाना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़कियों की जो टीम है वो अलग बना दी और लड़कों की अलग बना दी, लड़के लड़कियों को भी साथ में बिठाना चाहिए। और ऐसी कक्षा गतिविधियों का आयोजन करना जो लैंगिक तटस्थ हों, यानी वो लड़के लड़कियों की बात ना करें अलग अलग। तो जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज़ हमें करानी चाहिए क्लासरूम में, तो ये हम कर सकते हैं स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए। और कक्षा में लड़कियों और लड़कों के बीच समान रूप से स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपना। ये नहीं कहना कि भाई लड़कियों का काम है साफ सफाई रखना तो लड़कियां करेंगी इस काम को, या फिर लड़कों को कह देना सिर्फ, तो दोनों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये नहीं कि सिर्फ एक ही जेंडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। तो इससे क्या हो गया, आप जेंडर न्यूट्रल होंगे और लैंगिक जो स्टीरियोटाइप्स है वो दूर होंगे क्लास में। और यहाँ पर एक जो ये सी ऑप्शन दिया गया ये गलत है। ये किसी क्यों गलत है? क्योंकि लड़कियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए लड़कों को प्रोत्साहित करना और इसके विपरीत भी करना, जैसे कि लड़कों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो लड़कियां चेक करेंगी। तो कहीं कहीं ऐसा करते हैं ना, टीचर ये कहते हैं कि आप जो है मतलब लड़के जो हैं लड़कियों की कॉपी चेक करेंगे और लड़के जो हैं लड़कियों की कॉपी चेक करेंगे, तो इस तरह से कह देते हैं टीचर। तो ऐसा नहीं करना है, लड़के लड़कियों को अलग अलग टास्क नहीं दे करके सभी को मिक्स टास्क देना है, सभी दोनों को ही, लड़के हो या लड़की हो उनमें भेदभाव नहीं करना है। तो इस तरह से हम स्टीरियोटाइप जो है ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5E मॉडल को सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में पाठ्य योजना विकसित करने के लिए लोकप्रिय माना जाता है। इस मॉडल में शिक्षकों द्वारा पेश किया गया पहला कदम क्या है? तो यहाँ पर हम एक तरह से इसका स्टेप पूछा है हमसे, 5E मॉडल में जो है पहला स्टेप कौन सा होता है? तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा इंगेज, यानी व्यस्त रखना। तो 5E मॉडल एक तरह से हम कह सकते हैं जो ई से ये एक्टिविटीज़ जो स्टार्ट होती हैं वो है। और 5E मॉडल में आपको बता दूँ इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। 5E मॉडल में 5 स्टेप्स ही होते हैं और ई से ही शुरू होते हैं ये पांचों वर्ड। एक तो है इंगेज पहला स्टेप हो गया, और दूसरा होता है इसमें एक्सप्लोर जिसमें हम बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दें, जिसमें कि हम डिस्कशन वगैरह शामिल कर सकते हैं जिसमें बच्चे एक्सप्लोर कर पाएँ खुद से ही। और तीसरा होता है इसमें एक्सप्लेन यानी कि अपनी बात को जो है समझा पाना, तो इस चीज़ का मौका हम बच्चों को देते हैं। चौथा है इलेबोरेट और पांचवा है इसमें इवेलुएट। तो इस तरह से ये 5E मॉडल जो है वो होता है। तो इसमें हमसे पूछा था पहला कदम यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, तो वो है इंगेज यानी व्यस्त रखना। ये एक तरह से ऐसी चीज़ है जैसे कि हम कोई पाठ्य योजना बना रहे हैं ना किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए, तो उसमें हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करके वो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे तो उससे होगा क्या कि बच्चों को वो अच्छे से समझ में आएगा। तो इन 5 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, इसी को कहा गया है 5E मॉडल, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभव के माध्यम से लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में मदद करेगी? तो छात्रों से क्या पूछना एक तरह से लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में मदद करेगी। यहाँ पर दिया है क्या हम पूछ सकते हैं छात्रों से।
तो यहाँ पर देखो सबसे सही ऑप्शन जो रहेगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, छात्र परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के अनुभव पर विचार करना। तो जैसे कि होते हैं इलेक्शंस होते हैं लोकतंत्र के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही जो स्कूल में जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि छात्र परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके एक्सपीरियंस पर बच्चों से विचार करें। अगर उस पर आप डिस्कशन करेंगे, उस पर बच्चों से उनके एक्सपीरियंसेस को पूछेंगे, तो होगा क्या, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र के कंसेप्ट को समझा सकते हैं कि भाई जैसे आपके यहाँ पर जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, कुछ इसी तरह से जो है लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में भी चुनाव होते हैं। तो इस तरह से आप उसको क्या है समझा सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाए। बाकी ऑप्शंस की बात की जाए तो देखो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के गठन में मुख्य घटनाओं को दर्शाने वाली भूमिका निभाएं। जो रोल प्ले हम करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड, वो चुनाव की प्रक्रिया नहीं समझा पाएंगे हम उसके थ्रू, तो ये स्टेप काम नहीं आएगा। और स्कूल टीमों जैसे वाद विवाद टीम, तैराकी टीम आदि के लिए चुने जाने के अनुभव पर प्रतिबिंबित करना। तो देखो ये जो इलेक्शन है ये कुछ अलग है, ये जो चुने जाते हैं ये इलेक्शन नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उसकी तरह ये नहीं है। ये जो स्टेप है ये वाला मिलता जुलता है उससे, उसके थ्रू हम डेमोक्रेसी की अवधारणा को जो है वो समझा सकते हैं। बाकी जो फोर्थ पॉइंट है ये है एक तरह से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो इससे भी उसमें मदद नहीं मिलेगी। यहाँ पर सेकंड ही सबसे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में समाज विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो यूज है सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक्स का, उनके बारे में स्टेटमेंट्स दी हैं और सही ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना है। सही ऑप्शन की बात करूँ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली बी एंड डी आर ट्रू। तो शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक से परे जाने और विभिन्न अन्य स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि हम उनको सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही आधारित रखें कि भाई बुक से पढ़ लो और बस वही है ज्ञान का सागर, अब कहीं और से नहीं पढ़ना आपको। हमें उससे परे जाने की भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक भी उनको ज्ञान अर्जित करने के लिए हमें कहना चाहिए वो अन्य स्रोतों से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, मैगजीन से पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकनों से जोड़ने में सक्षम बनाए। तो टीचर को इतनी हेल्प करनी चाहिए बच्चों को कि जैसे वो जो उनका एक्सपीरियंस है ना, खुद की जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं, उससे वो जोड़ करके उन चीज़ों को समझे जो टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। अब मान लो बच्चों के आसपास कोई ट्राइब रहती है और वो ट्राइब्स के बारे में जो है बुक में पढ़ रहे हैं, तो वो उस लोकल ट्राइब जो रहती है वहाँ पर उसके थ्रू जो है एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं कि इस तरह से आप एग्जाम्पल्स को मतलब रियलिटीज़ से जोड़ करके उन बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको आप समझें। रियलिटीज़ से जब आप जोड़ेंगे तो वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी जो यहाँ पर दिए हैं, पहला, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे किसी भी विचलन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। देखो ये जो दिया है ना कि ओनली सोर्स है बस टेक्स्ट बुक पढ़ने का, नॉलेज का, तो ये चीज़ गलत है। और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग छात्रों के याद रखने के कौशल का परीक्षण करने के लिए किया जाना चाहिए। अब देखो हम बच्चों को याद रखने का कौशल थोड़ी ना सिखा रहे हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं आगे के भविष्य के लिए और उनको कुछ स्किल्स हम सिखा रहे हैं, ना कि याद करने वाली स्किल्स सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव ऑप्शन से एक तरह से हो जाते हैं, तो दोनों हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के अवसर प्रदान करती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ओनली बी, क्योंकि संविधान से रिलेटेड हमसे पूछा है और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का जो मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, जिसमें थोड़ा सा विचार डेवलप हों या फिर अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर हों बच्चे। तो यहाँ पर सेकंड जो है वो है कि बच्चों को केस स्टडी प्रदान की जा सकती है जिसमें लोगों ने भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। केस स्टडी दी जा सकती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, जो मतलब जिन लोगों ने फाइट करी, स्ट्रगल करा, उनके जो केस स्टडी हम दे सकते हैं। उससे वो क्या करेंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें जो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है उसको वो अलग अलग तरीके से सोच पाएंगे कि उन्होंने इस तरह जो आज़ादी है
उसमें इस तरह से इन्होंने काम किया, या फिर जो अपने राइट थे उनके लिए लड़े, जैसे BR अम्बेडकर हैं वो दलितों के अधिकारों के लिए लड़े, तो किस तरह से संघर्ष किया, इस तरह से केस स्टडी उनको हम दे सकते हैं। और यहाँ पर बाकी जो दिए हैं बाकी सही नहीं है यहाँ पर मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप करने के काम नहीं आएंगे ये, क्योंकि बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो याद करना एक तरह से क्या है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, वो तो याद कर लेंगे सिर्फ, तो उसमें अपनी सोच उनकी डेवलप नहीं होगी, गहराई से नहीं सोच पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और एक वकील को उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जिनमें वह जीतने में सक्षम था। तो ये तो बिल्कुल ही यूजलेस है, ये तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी ना डेवलप होगी, तो ये भी हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करता है? सिमिलर ही क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 4th A एंड C। यहाँ पर ए की मैं बात करूँ तो यह समानता के लिए लोगों के संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है। इससे जो है बच्चे क्या है उसके बारे में थोड़ा सा सोच पाएंगे, अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज में सोच पाएंगे कि किस तरह से लोगों ने समानता के लिए संघर्ष किया और उनकी संविधान में भूमिका क्या रही, संविधान में उससे क्या बदलाव आए। संविधान में कुछ आर्टिकल्स भी तो ऐड हुए ना उनकी वजह से, जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपने अधिकारों के लिए लड़े। और यहाँ पर जैसे कि सी है, कमीज बनाने की उत्पादन प्रक्रिया में सर्वाधिक लाभ किसको होता है। जैसे कि भाई जो प्रक्रिया है पूरी उन्होंने समझ ली, अब उसके बाद वो देखेंगे कि भाई लाभ सबसे ज़्यादा किसको हुआ, सबसे ज़्यादा मुनाफा किसको हुआ, कौन लॉस में रहा, ये चीज़ें वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे चीज़ों को। तो ये ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बाकी देखो ये फैक्चुअल बेस्ड है, वे कौन से विभिन्न बाजार है जिनसे होकर सूती कमीज बनने के लिए यात्रा करती है, उन बाजारों के नाम बता दें स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें कुछ एनालिसिस तो करना नहीं पड़ेगा उनको, फैक्चुअल बेस्ड है। मैंने आपको बताया था जो फैक्चुअल बेस्ड जो आंसर्स होते हैं ना, जिनका आंसर बुक में से देख करके दे सकते हो या रट करके दे सकते हो, तो उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। और बाकी इसमें जो अंतर दिया गया है सदाबहार वन और पर्णपाती वन, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, फैक्चुअल बेस्ड ये आंसर है, तो ये भी नहीं होगा। विचार डेवलप करने का जिसमें मौका मिले, खुद की सोच कैसे डेवलप करने का मौका मिले, या फिर हम एनालिसिस करने लगें किसी क्वेश्चन के लिए, तो वही जो है प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।